क्या डेफिनेशन, उसको वर्ब्स को कैसे समझना है, वर्ब्स के कौन-कौन से रूल्स हैं, हर एक चीज, हर एक वर्ब के पहलू पे हमने एकदम डिटेल से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज बारी है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने की, खास करके ऐसे एरर्स जो वर्ब के सेक्शन में से आते हैं। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इडियम और फ्रेजेस पर। चलिए, ये हमारा वोकैब का सेक्शन है। वोकैब में ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स की जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तो हमारे लिए पूरा पेपर जो इंग्लिश का सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। पहला हमारा इडियम है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। इडियम आपका फर्स्ट वाला है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। अब आप इस शब्द को देखें, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। इसका मीनिंग आता है वेरी एक्सपेंसिव। इसका क्या मतलब निकल के आता है? वेरी एक्सपेंसिव। कोई ऐसी चीज जो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए अथाह परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि दिस थिंग कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। आप बोल सकते हो इसका एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। टू बाय अ मर्सिडीज, टू बाय अ मर्सिडीज विल कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। क्या मतलब है इसका? कि भाई मर्सिडीज खरीदना जो है कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी पड़ती है वो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इडियम हो गया। सेकंड इडियम हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड इडियम है आपका ब्रेक द आइस। सेकंड वन इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? हथौड़ा लिया और बर्फ को फोड़ा, बम बम बम, ऐसे ब्रेक द आइस है ना। वर्ड पे नहीं जाना है, उसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है। ब्रेक द आइस का मीनिंग आता है, चलिए भैया आप लोग भी सोचिए, ठीक है, टू मेक, बिल्कुल नया मीनिंग, बिल्कुल अलग मीनिंग आ रहा है। देखो आप, टू मेक पीपल कंफर्टेबल, इन लोगों को एकदम कंफर्टेबल बना देना, एकदम रिलैक्स बना देना। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन चल रही है, मीटिंग, सीरियस मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में क्या हो रहा है कि लोग एकदम बोर हो रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई एनर्जी नहीं। उसमें से एक बंदा आता है और वो क्या करता है, कुछ जोक मार देता है, और उससे क्या होता है, सब लोग हंसने लग जाते हैं, और फिर एक दूसरे के हालचाल पूछने लग जाते हैं, और एक तरह से जो जमा हुआ बर्फ था वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। मतलब ये जो खामोशी की जो चट्टान बन चुकी थी, वो चट्टान टूट जाती है। समझ में आ रहा है? तो ब्रेक द आइस का मतलब है लोगों को कंफर्टेबल कर देना, या फिर जो खामोशी है उसको तोड़ देना। ठीक है, आफ्टर एग्जाम्पल इसका है, आफ्टर द serious meeting, the manager cracked a joke and break the ice। ठीक है, आफ्टर द सीरियस मीटिंग, भाई मीटिंग बड़ी सीरियस चल रही थी, तो उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई, मैनेजर को लगा कि यार अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए हम लोग, तो उसने क्या किया कि बीच में एक जोक ब्रेक किया, और क्या करा, एक तरह से बर्फ को तोड़ दिया। मतलब बर्फ को नहीं तोड़ा, क्या किया कि लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक जोक मार दिया, ताकि सब लोग हंसने लगे, वापस सब लोग रिलैक्स हो गए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अबाइड बाय। थर्ड वन इज, देखो अबाइड बाय मतलब टू अबाइड बाय मींस टू फॉलो, ठीक है, टू ओबे, टू फॉलो, या फिर टू ओबे दी रूल्स एंड regulations। बोलते हैं ना भाई, we should abide by the law, we should abide by the constitution, we should abide by the regulations या rules of school, ठीक है, like students, एग्जाम्पल है इसका, student should abide by all the terms and conditions of the school। ना, we students should abide by all the terms and condition of school की, एक्सक्यूज मी, स्कूल की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो स्टूडेंट को उसको क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है थर्ड वाला। नेक्स्ट चल देते हैं जल्दी से हम लोग, नेक्स्ट है हमारा ब्लैकआउट। फोर्थ वन इज ब्लैकआउट। देखो भाई, ब्लैकआउट देखो ब्लैकआउट मतलब क्या, काला बन जाना। देखो यही खास बात है, ये फ्रेज है आपका, ठीक है, ब्लैकआउट। अब इनकी क्या खास बात है कि इनका जो आपका मेन जो वर्ब है, जैसे ये आपका मेन के दो वर्ड है, तो उसका उस वर्ड का मीनिंग कुछ और आता है, और दोनों का मिलाओगे तो मीनिंग कुछ और, कुछ नया मीनिंग आ जाएगा, जो आप एकदम अचंभित हो जाओगे, ठीक है। जैसे ये ब्लैकआउट का क्या मतलब है, बताओगे कोई? देखो, ब्लैकआउट का मतलब है टू फेल, मतलब बेहोश होना, क्या हो जाना, बेहोश होना, है ना भाई, नया, एकदम अजीब, एकदम नया, बेहोश होना, है ना। अब एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। द एथलीट blacked out after winning the race, ठीक है। एथलीट क्या हो गया, ब्लैक्ड आउट, है ना, इसका सेकंड फॉर्म आ गया, ठीक है। क्या, वो बेहोश हो गया, वो लूज कॉन्शियसनेस, उसने अपना जो कॉन्शियसनेस है वो गवा दिया, ठीक है, फेल हो जाना, ठीक है। या फिर ये भी होता है लूज कॉन्शियसनेस, ठीक है, लूज कॉन्शियसनेस, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं हम लोग नंबर फिफ्थ आपका है एक्रोबैट, ओके, ACROBAT, एक्रोबैट, one who performs gymnastics
परफॉर्म जिम्नास्टिक और अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए जो करते हैं ना, टू परफॉर्म जिम्नास्टिक फीट्स, FEATS। भी आपने देखा होगा गांव में या छोटे कस्बे में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग ऐसे लकड़ी का वो बना के ऊपर एक रस्सी बंधी होती है और उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ करतब दिखाते हैं, ठीक है, तो वो एक्रोबेट कहलाते हैं, वो भी एक्रोबेट है। उसके अलावा कुछ जो एथलीट्स भी होते हैं जो एक्रोबेटिक ऐसी कुछ एक्शंस करते हैं जो जनरली सर्कस में कुछ जो करतब होते हैं, वो सारे जो है कुछ स्पोर्ट, आजकल तो स्पोर्ट्स में भी आ गया ये, तो वो सारे जो है एक्रोबेट्स आते हैं। बेसिकली कुछ जिम्नास्टिक स्टेप्स या गेम्स वो सारे आपके एक्रोबेट्स माने जाते हैं, ठीक है, GYMNASTIC, जिम्नास्टिक फीट्स में, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, an acrobat performs in the fair to earn in the fair spelling FARE, okay, तो fair हो जाएगा, in the fair to earn some pennies, ठीक है, penny मतलब कुछ पैसे, ठीक है। तो एन एक्रोबेट परफॉर्म, तो वो एक्रोबेट जो है वो क्या करता है, परफॉर्म इन दी फेयर, फेयर यहाँ पे मतलब मेले के अंदर, तो मेले में वो परफॉर्म करता है ताकि वो क्या कर सके, कुछ पैसे, कुछ चंद रुपए कमा सके, तो उसका हो गया टू अर्न पेनीज, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भाई लास्ट आपका हो गया इडियम साइनोस्योर, नंबर 6, CINOSURE, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, आकर्षण का केंद्र, क्या होता है, आकर्षण का केंद्र, ठीक है भाई। जो मूवी में क्या होता है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है, आकर्षण, हम किसको सबसे ज्यादा देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, वो कोई जो स्टार है, मूवी का जो एक्टर हीरो है, वो आकर्षण का केंद्र होता है। अगर कोई पॉलिटिकल कोई सभा होती है तो उसके अंदर आकर्षण का केंद्र कौन होता है ना, कोई बड़े नेता होते हैं, मिनिस्टर साहब होते हैं, तो आकर्षण का केंद्र मतलब जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, या पार्टी में जो सब पर जिसकी नजर चले जाती है वो आकर्षण का केंद्र हो जाता है। जैसे MS Dhoni was a cynosure of the marriage function। कोई प्राइवेट मैरिज फंक्शन हुआ, उसमें धोनी साहब भी पहुंच गए, तो सब लोग जो है उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे लग गए, और जो दुल्हा दुल्हन थे वो बेचारे उनके पास कोई गया नहीं। तो वो कौन थे, MS धोनी साहब जो हैं उस मैरिज पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए, उसके साइनोसॉर बन गए, क्लियर है। तो ये तो थे हमारे 6 हमारे इडियम और फ्रेजेस।